हेलो बच्चों। तो बच्चों हम आज की वीडियो में करते हैं, हमने लास्ट टाइम जो लेसन भाई साहब था स्पर्श बुक का फर्स्ट लेसन वो किया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी। कथानायक मतलब जो लेखक है उसकी रुचि किन कार्यों में थी, फटाफट से बताइए। उसकी रुचि लास्ट टाइम सार किया था ना आपने, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसकी रुचि तितलियां बनाने, उड़ाने, कंकड़ियां उछालने, चार दीवारी पर चढ़ने उतरने और जो फाटक है उस पर चढ़कर ऐसे मोटर कार की तरह आगे पीछे मोटर कार का आनंद लेने में उसकी रुचि थी, मतलब खेल में लगा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला प्रश्न क्या करते थे। तो बताइए पहला क्वेश्चन क्या पूछते थे। वो खेल के कहीं से भी आता था, वो पूछते थे कहाँ थे अब तक, है ना। सबसे पहले यही पूछते थे कहाँ थे अब तक। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। तो बच्चे बेटा जैसा क्वेश्चन जितने नंबर का होगा आप उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना। ओके, मान लीजिए छोटा क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है 1 नंबर का, तो आपको उसको अपना समय खराब नहीं करना बड़ा बड़ा लिख के, या 2 लाइन लिख देते हैं नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आप जो एग्जैक्ट उसका आंसर है वही कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 1 नंबर मिलना है और आप सही आंसर लिखें, 1 लाइन का काफ़ी है। ओके, 1 शब्द का, 2 शब्द का, उसके अकॉर्डिंग छोटे से छोटा 1 नंबर आपको मिलना है, तो उसकी एक्यूरेट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। अब दूसरी बार जब पास हो गया तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, उसे कुछ घमंड हो चला था, है ना, और उसको लगा मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ या कम पढ़ूँ, मैं तो पास हो ही जाऊँगा, है ना, क्योंकि भाई साहब इतना पढ़ते थे, वो फेल हो जाते थे, उसे ये घमंड हो गया कि मैं तो पास हो ही जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब लेखक से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे। तो जो बड़े भाई साहब थे वो लेखक से 5 वर्ष बड़े थे, है ना, और वो 9th क्लास में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब का दिमाग आराम करने के लिए क्या किया करते थे। बड़े भाई साहब आराम करने के लिए, जब भाई साहब पढ़ते पढ़ते थक जाते थे, बोर हो जाते थे, तो वो क्या करते थे, अपनी जो कॉपी होती थी, नोटबुक थी, उसके कोने पर बिल्ली और चिड़ियाओं के चित्र बनाते रहते थे, एक एक शब्द को 10-10, 20-20 बार लिखते रहते थे, लेकिन ठीक है ना, और लेकिन खेलने नहीं जाते थे। तो वो क्या करते थे, आपको बस इतना ही बताना है, ठीक है ना। और बड़े भाई साहब जो थे, इसके बाद इसके बेटा हो गए, है ना, क्वेश्चन आंसर हो गए। अब इसके बाद हम करेंगे दूसरे क्वेश्चन, इनके उत्तर थोड़ा सा हम बड़े दे सकते हैं। जैसे छोटे भाई ने, मैंने कहा ना नंबरों के अकॉर्डिंग आपको इतना तो देखना पड़ेगा, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने ही नंबर का अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते वक्त क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। सीधी सी बात है, उसने पढ़ाई अपना टाइम टेबल बनाते वक्त क्या क्या सोचा कि मैं सुबह 6 बजे उठूँगा, हाथ मुँह धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाऊँगा, और सुबह 6 से 8 बजे तक मैं मैथ करूँगा, फिर 8 से 9 बजे तक इंग्लिश पढ़ूँगा, 9 से 9:30 हिस्ट्री पढ़ूँगा, फिर खाना खा के स्कूल चला जाना है, 3:30 बजे आना है, फिर 4 बजे से मुझे भूगोल पढ़ना है, फिर उसके बाद मुझे ट्रांसलेशन करना है, और उसके बाद हिंदी पढ़ना है, विविध विषय पढ़ना है। इतना पूरा टाइम टेबल 11 बजे तक का, रात के 11 बजे तक का बना लेता है, सुबह से 6 बजे से 11 बजे तक, जिसमें सिर्फ वो अपने भोजन और खाने के समय को ही समय देता है। तो वो चल क्यों नहीं पाया, क्यों नहीं चल पाया, सीधी सी बात है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है लेखक की, खेलने वाली है। वो हर वक्त मस्त मौला खेलने को जी चाहता है उसका, तो वो ऐसे सख्त टाइम टेबल में जिसमें खेलने के लिए बिल्कुल गुंजाइश ना हो, वो कैसे फॉलो करेगा, है ना। तो उसमें बिल्कुल खेलने के लिए टाइम नहीं था, तो वो उसका 2 दिन भी नहीं चल पाया। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। एक बार क्या हुआ, सुबह सुबह गुल्ली डंडा खेलने निकल गया वो, और जो लेखक है, और काफ़ी घंटे बाद लंच के टाइम तक पहुंचा, तो बड़े भाई साहब बहुत गुस्से में थे और उन्होंने उसको बहुत अच्छे से डांट लगाई
कि ये तुम्हारा क्या चल रहा है, ऐसे पढ़ाई होगी? दिन रात सिर फोड़ना पड़ता है, आंखें फोड़नी पड़ती हैं, तब जाके कुछ समझ में आता है। तो मुझे देखते नहीं हो मैं कितना पढ़ता हूँ? और अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी, ऐसे ही खेलते रहना है, तो अपना यहाँ पर समय खराब मत करो। अपना जो दादाजी हैं, मतलब पिताजी हैं, उनका पैसा, उनकी मेहनत की कमाई यहाँ बर्बाद मत करो, वापस गांव चले जाओ। ऐसे उन्हें बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर। बड़े भाई साहब को अपनी इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? भाई बड़े भाई साहब को अपनी इच्छाएं इसलिए दबानी पड़ती थी क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था। उनको हर वक्त, ऐसा नहीं है, जो उनका भी मन होता होगा, लेकिन वो अपनी मन की भावनाएं दबा लेते थे। क्यों? क्योंकि एक तो उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर था कि मुझे अच्छे से परफॉर्म करना है, और वो, हमें ऐसा प्रतीत होता है, शायद कम बुद्धिमान थे लेकिन मेहनत बहुत करते थे और वो फेल हो जाते थे। तो उनके ऊपर प्रेशर रहता था कि मुझे पास होना है, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, बहुत समझना है। तो वो पढ़ाई के प्रेशर की वजह से, है ना, खेलने नहीं जाते थे, और अपनी जो भी इच्छाएं होती थी, खेलना है, क्रिकेट देखना, फुटबॉल मैच, कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ पढ़ते रहते थे। और दूसरा रीज़न ये भी था कि जो उनके साथ उनका छोटा भाई रहता था, तो वो उसके सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे। बहुत अच्छा, अपना जैसा हम अपना व्यवहार रखेंगे, वो अपना दिखाते थे कि देखो मैं टाइम ख़राब नहीं करता। खुद जैसा करेंगे छोटा भाई वैसा ही करेगा ना। और वो उस पर भी निगरानी रखते थे। क्यों? क्योंकि वो समय बिल्कुल भी ख़राब नहीं करते थे, और इसीलिए वो उसको भी डांटते थे। तो वो दूसरा, एक बार पढ़ाई का प्रेशर, दूसरा जो अपने भाई के सामने आदर्श प्रस्तुत करना, और उसको संभालने के लिए, और उसके सामने अच्छा बन के दिखाना है, पढ़ना है, तभी वो करेगा। तो इसलिए आइडल बनने के लिए वो पढ़ाई में ध्यान लगाते थे, और अपना मन की जो इच्छाएं थी वो दबा लेते थे कि मैं जैसा करूँगा मेरा छोटा भाई भी वैसा ही करेगा, तो मुझे अच्छा करना है। ओके, अब हम करेंगे बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते हैं और क्यों। तो बड़े भाई साहब छोटे भाई को सलाह देते हैं कि आपको बहुत अच्छे से तुम्हें पढ़ाई करनी है, दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं, तब जाके तुम बहुत अच्छा कर पाओगे या अच्छे नंबर ला पाओगे, पास हो पाओगे। और मन की इच्छाओं को मारना पड़ता है। उसको कहते भी हैं, तुमने मुझे कभी खेलने जाते देखा है? और उसको सलाह देते हैं कि पढ़ाई इतने अच्छे से पक्की होनी चाहिए जिससे कि जीवन भर अच्छे से आप जो अनुशासन है, अभी मेहनत करोगे तो उसका फल पूरी ज़िंदगी में मिलेगा। लेखक ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया, है ना? तो लेखक ने बड़े भाई साहब के व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? लेखक ने क्या किया, जब दोबारा भाई साहब फेल हो गए तो बड़े भाई साहब ने उसको थोड़ा डांटना वाटना बंद कर दिया था। उसको थोड़ा डांटने के वक्त भी, जब वो खेल कर आता था तो वो थोड़ा धीरज से काम लेते थे, शांत रहते थे, इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करते थे। इसका क्या प्रभाव हुआ, इसका क्या नतीजा हुआ कि जो लेखक है वो ज़्यादा उद्दंड हो गया। मतलब ज़्यादा उनकी बात बिल्कुल ही नहीं मानता था, ज़्यादा ही खेल में पहले से भी ज़्यादा समय बिताने लगा, क्योंकि उसे डर तो रहा नहीं, अब भाई साहब तो कुछ कहते नहीं हैं, तो वो बिल्कुल भी, और वो पास भी हो जाता था। तो वो बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था और सारा समय अपना खेल कूद में व्यतीत करता था। नेक्स्ट करेंगे बच्चे हम, क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब की अगर डांट फटकार ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता, है ना? तो इसका आप बताओ, वो अव्वल नहीं आता, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसका तो सारा ध्यान खेल में लगा रहता था, हर वक्त खेलता रहता था। तो अगर भाई साहब वो तो इतना डांटते थे, उसको डिसिप्लिन में रखते थे, हर वक्त समझाते थे, तब वो थोड़ा बहुत उनके डर से पढ़ लेता था, और उसका दिमाग शायद तेज था लेखक का, तो वो जितना पढ़ता था इससे वो क्लास में अव्वल आया, है ना? अगर भाई साहब उस पर निगरानी नहीं रखते, उसको डांटते नहीं, उसको बताते नहीं कि बहुत मुश्किल पढ़ाई है, आंखें फोड़नी पड़ती हैं, ध्यान लगाओ वरना फेल हो जाओगे, तो वो इतना जितना ध्यान लगा के वो अव्वल आया, जितना भी पढ़ता था उनके डर से, वो बिल्कुल नहीं पढ़ता और क्लास में अव्वल नहीं आ पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है ना? तो क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? जो आज की शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में इस चैप्टर में क्या कहा गया है? एक जगह
बड़े भाई साहब जो जब उसको समझाते हैं तो जो आजकल की प्रणाली है उससे वो बहुत चिढ़े हुए हैं, बहुत उन्हें गुस्सा है उसके ऊपर, और वो ठीक भी है। वो कहते हैं कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो हमें क्या सिखाती है, अंग्रेज़ी पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है ना, जबकि पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व पर, पर्सनैलिटी के विकास पर ध्यान ना देकर इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश पढ़ो। जबकि हमारा जब तक पूरे व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, हम सारी चीज़ें नहीं समझेंगे, उसका क्या फ़ायदा। नंबर 2, रटंत विद्या को बढ़ावा मिलता है ना। बस ये रट लो नंबर आ जाएंगे, ये क्वेश्चन आंसर रट लो नंबर आ जाएंगे, ये चीज़ चाहे वो समझ नहीं आती, बच्चे आप लोग क्या कई चीज़ें समझ भी नहीं आ रही, लेकिन कोई बात नहीं, पेपर में आना है ना, रट्टा मार लेते हैं। तो जो रट के नंबर भी आ गए उस चीज़ का क्या फ़ायदा जब आपको समझ नहीं आई। ठीक है, इसमें एलजबरा हुआ, ज्योमेट्री हुआ, इनका हमारे पढ़ाई में नंबर आने तक ही महत्व है। इसके बाद हम इनका क्या उपयोग करते हैं मुझे बताओ। हमारे जब जीवन शुरू होता है हमारा एलजबरा ज्योमेट्री का उसमें कितना योगदान है, नहीं है ना। तो ऐसी पढ़ाई, ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे व्यक्तित्व का विकास हो। वो ये भी कहते हैं कि शिक्षा प्रणाली में कई तो बेसिर पैर की बातें पढ़ाई जाती हैं। जैसे वो बताते हैं एक जगह कि हमें इंग्लैंड का हिस्ट्री, इंग्लैंड का इतिहास पढ़ना है। अब उसका क्या मतलब है बताइए, इंग्लैंड के इतिहास को पढ़ने का क्या करना हमको इंग्लैंड का इतिहास पढ़ के, ठीक है ना। तो वो कहते हैं इस प्रकार छोटे छोटे छोटा सा मामूली से टॉपिक पर, वो जैसे कहते हैं समय की पाबंदी, इस पर 4-5 पेजों का निबंध लिखो। अब इतनी सी बात कहने के लिए 4 पेजों को क्यों भरना, समझना काफ़ी है ना। समय की पाबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए 4-4 पेज भर के दिखाना लिख के, उसका क्या मतलब है। तो इस तरह भाई साहब हमारी शिक्षा प्रणाली पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव से आती है। उनके अनुसार केवल पुस्तक पढ़ने से और ज्ञान प्राप्त करने से, किताबी ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होता। हमें जीवन की समझ होनी चाहिए जो हमें अनुभव से आती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें अनुभव से जीवन को समझने का अनुभव आता है। इसका वो उदाहरण बताया ना मैंने, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जैसे वो उदाहरण देते हैं कि प्रिंसिपल की माता जी हैं, वो पढ़ी बिल्कुल नहीं है लेकिन पूरे घर का प्रबंध करती हैं। हमारे माता जी पिताजी हैं, अभी कल कोई दिक्कत आ जाए, हमें समस्या हो जाए, हमें कोई, हम लोग तो घबरा जाएंगे, लेकिन वो आकर बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लेंगे। तो किताबी और सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं है, जीवन का अनुभव सबसे बड़ा ज्ञान है। छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई। जब वो उसे पतंगबाजी करते हुए पकड़ते हैं तो फिर उसको डांटते हैं, तर्क देते हैं, तो क्या वो उसको समझाते हैं कि तुम इस तरह पतंग लूटते हुए फिर रहे हो, तुम्हारे मन में जो बिल्कुल भी जरा सा भी तुम्हारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी तुम्हारा ये नहीं है कि मैं 8th क्लास में आ गया हूँ और मुझे इन बच्चों, छोटे बच्चों या आवारा बच्चों के साथ पतंगबाजी ना करके, अपना समय बर्बाद ना करके कुछ अच्छा पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। तुम जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हो और ये तुम समझ रहे हो कि अब मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुमसे हमेशा बड़ा हूँ और जीवन का अनुभव मुझे तुमसे ज़्यादा है। और तुम कुछ भी ऐसा करोगे, चाहे तुम मेरी बराबर कक्षा में आ जाओ या मुझसे आगे निकल जाओ, मैं हमेशा तुम्हें समझाता रहूँगा, डांटता रहूँगा, क्योंकि मैं तुमसे हमेशा ही बड़ा रहूँगा। तो ये सारी बातें इतने अच्छे से उसको बोलते हैं, तो उसको ऊंच नीच की समझ समझाते हैं और उसको बताते हैं कि तुम्हें हमेशा, मैं तुम्हें गलत रास्ते पर कभी भी जाने नहीं दूंगा। ये सारी बातें उनकी सुनकर जो लेखक है वो श्रद्धा से भर जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर हम करेंगे बेटा। नेक्स्ट है, बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। आपने बड़े भाई साहब ही मेन हैं, इसमें 2 भाइयों का है, तो आपने बड़े भाई साहब के बारे में अच्छे से पढ़ा है। अब उनकी विशेषताएं बताइए, बताइए क्या विशेषताएं हैं उनकी। नंबर 1, बड़े भाई साहब की उम्र 14 वर्ष है और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन
ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 14 वर्ष के हैं, 9th क्लास में हैं, कोई बड़ा बच्चा नहीं होता, लेकिन उन्हें अपने बड़प्पन का एहसास है, उन्हें पता है कि मैं इससे बड़ा हूँ, है ना, और माताजी पिताजी की मुझसे अपेक्षाएं हैं और मुझे इसको भी ध्यान रखना है। तो उन्हें पता है कि मतलब वो मैच्योर हैं, समझदार हैं, ऐसे नहीं जो मन में आए, मन कर रहा है वो ही कर रहे हैं, नहीं, उनमें बड़प्पन का भाव है, मैच्योरिटी का भाव है कि मुझे खुद भी अच्छा करना है और इससे भी अच्छा करवाना है, इसको भी समझाना है, इसको प्यार से डांट के जो भी है इसके लिए मुझे आदर्श प्रस्तुत करना है। तो उनमें यह भाव है, बड़प्पन का भाव है। नंबर 2, बड़े भाई अध्ययनशील हैं। ठीक है, ये सब हमने पूरे लेसन में यही पढ़ा है कि बड़े भाई साहब बहुत अध्ययनशील हैं, वो हर वक्त पढ़ते रहते हैं और बोर हो जाते हैं तो कुछ चित्र बना के अपना ध्यान इधर उधर करके फिर दोबारा हर वक्त वो किताब ही खोले बैठे रहते हैं। ठीक है, तो वो अनुशासन प्रिय हैं ना, अनुशासन प्रिय तो हैं, वो पढ़ाई के सिवा कोई काम जो व्यर्थ का है और उनकी पढ़ाई को नुकसान देता है या समय बर्बाद करता है, वो ऐसा कोई काम नहीं करते, बहुत वो समय के पाबंद हैं और अनुशासन प्रिय हैं। ठीक है, उनके स्वभाव में आत्मनियंत्रण है, वो आत्मनियंत्रण रखते हैं। ठीक है ना, आत्मनियंत्रण कैसे करते हैं, वो ज़्यादा बड़े तो नहीं थे, उनका भी मन करता है कि मैं बाहर खेलने जाऊं और मैं कभी क्रिकेट हो रहा है मैच देखने जाऊं, फुटबॉल देखने जाऊं, कहीं मेला लग रहा है वहाँ जाऊं, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, अपने मन को कंट्रोल करते हैं, वो अपना मन शांत करते हैं कि नहीं ये सब मुझे नहीं करना, मुझे सिर्फ पढ़ाई करना है। तो उनका बहुत ज़्यादा अपने ऊपर नियंत्रण है। बड़े भाई तर्कशील हैं। ठीक है, अब बड़े भाई कैसे तर्कशील हैं कि वो बड़े भाई जो हैं वो हमेशा उसको जब समझाते हैं तो बहुत तर्क देते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, वो उसको जैसे कहते हैं कि तुम्हें घमंड हो गया है, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, है ना, बहुत किसी भी बात को समझाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दे के समझाते हैं उसको, कि जैसे जीवन का समझ जो है अनुभव से आती है। तो जैसे प्रिंसिपल की माता जी हैं, वो बहुत ध्यान से घर को चलाती हैं, बहुत व्यवस्था करती हैं घर की, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं है ना, इस तरह वो उसके तर्कशील हैं, बहुत सी बातें बहुत तर्क देते हैं कि तुम्हें नहीं पढ़ना तो तुम घर चले जाओ, मम्मी माताजी पिताजी की गाढ़ी कमाई यहाँ क्यों ख़राब कर रहे हो। ठीक है, तो वो तर्कशील हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है, बड़े भाई साहब ने ज़िंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में किसे ज़्यादा अच्छा या बड़ा बताया है, किसे महत्वपूर्ण बताया है। तो ये हम सब ने देखा, तो उन्होंने किताबी ज्ञान से ज़्यादा जीवन के अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण बताया है ना। अभी अभी पढ़ा हमने कि जो चाहे हमें किताबी ज्ञान हम कितना ही पढ़ लें, हमें जीवन की समझ अनुभव से ही आती है। इसके उदाहरण जैसे हैं कि जो बड़े लोग हैं वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, चाहे हम कितना ही पढ़ लें, उन्होंने चाहे किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ी हैं, लेकिन उनकी समझ हम लोगों से बहुत कई गुना ज़्यादा है ना। अभी अभी मैंने बताया जैसे कि वो उदाहरण भी देते हैं कि प्रिंसिपल की माताजी बिल्कुल पढ़ी नहीं है, लेकिन घर का प्रबंध बहुत अच्छे से करती हैं। हमारे माताजी पिताजी बिल्कुल पढ़े नहीं हैं, लेकिन उन्हें जीवन का इतना अच्छा अनुभव है कि वो सारी व्यवस्था, सारी समस्याओं को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, संभालते हैं और मुश्किलों को अच्छे से हल करते हैं, जो कि हम और तुम नहीं कर सकते। ठीक है, बताइए पाठ के किस अंशों से पता लगता है कि छोटा भाई अपने भाई का आदर करता है ना। किन आपको कुछ लाइनें बतानी हैं जिससे कि ये पता लगे, जो दिया हुआ है ना, ये कहाँ से, किन लाइनों से हमें पता लगता है। जैसे कि छोटा भाई अपने भाई का आदर कैसे करता है कि जब मैं छोटा था वे बड़े थे, मेरी उम्र 9 साल है, उनकी 14 वर्ष है, लेकिन वो मेरी निगरानी करते हैं और उनके हर बात को मानना मेरे लिए कानून के बराबर है। उन्हें मेरी निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मुझसे अपेक्षा करते हैं, और मेरी शालीनता इसी में है कि मैं उनकी हर बात को कानून की तरह मानूं, है ना। इससे पता लगता है कि मतलब उनकी हर बात को कानून की तरह मानने का मतलब है उनकी बात का अनादर नहीं करना, उनकी हर बात को इतनी अच्छे से समझना जैसे वो कानून की तरह
उनकी हर बात को मानो। भाई साहब को ज़िंदगी का अनुभव है। तो ये किस लाइन से पता लगता है कि भाई साहब को ज़िंदगी का अच्छा अनुभव है? वो जब कहते हैं कि ये मत जानो कि मैं फ़ेल हो गया हूँ, मैं लाख फ़ेल हो गया हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ और ज़िंदगी का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। भाई साहब के भीतर एक बच्चा है। ये किस बात से पता चलता है? ये हमें उस बात से पता चलता है जब पतंगबाजी करने के लिए वो घूम रहा होता है और वो उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं, और लास्ट में वो जो पतंग उड़ रही होती थी ऊपर, उसका जो डोर है नीचे आती है, तो भाई साहब लंबे थे, वो उछल के, उनका भी जी चाहता है और वो उछल के उस पतंग को पकड़ लेते हैं और लेखक का हाथ पकड़कर हॉस्टल के कमरे की तरफ दौड़ लगा देते हैं। भाई साहब लेखक का भला चाहते हैं। भाई साहब लेखक का भला चाहते ही थे, और वो क्या लाइन बोलते हैं कि मेरे देखते हुए तुम बेराह ना चल पाओगे, और मैं अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं थप्पड़ का भी प्रयोग करूँगा, और मतलब तुम्हें हर तरह से समझाऊँगा, चाहे मेरी बातें तुम्हें जहर लग रही हों। ठीक है ना, इस तरह। अब हम करेंगे निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। ये चैप्टर में है ही लास्ट में, ठीक है, कि किताबी ज्ञान पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें किताबी ज्ञान से कुछ अनुभव का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है ना। किताबी ज्ञान हम पढ़ लेते हैं, परीक्षा में पास हो जाते हैं, लेकिन सही अनुभव का ज्ञान हमें किससे होता है? जीवन के अनुभव से। तो जीवन का अनुभव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सका। ठीक है, वो कहते हैं कि जब आदमी पर मौत मुसीबत का साया मंडराता है, तब भी वह मोह माया से मुक्त नहीं हो पाता। इसी प्रकार भाई साहब की डांटने पर और खूब निगरानी रखने के बाद भी वो किसी तरह नज़र बचाकर उनसे कन्नी काट कर खेलने कूदने के लिए निकल पड़ता था। उसकी जो खेलने कूदने की इतनी ज़्यादा मतलब इच्छा होती है, इतना मन होता है उसका कि वो कितना भी वो डांटे, वो अपना खेलने का जो काम है उसे छोड़ नहीं सकता। ठीक है ना। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने? मतलब किसी की फाउंडेशन, जिसका जो नींव है वही मजबूत नहीं होगी, मतलब पिलर और जो फाउंडेशन है वो मजबूत नहीं होगी, तो बिल्डिंग कैसे मजबूत बनेगी? है ना। नीचे अगर वो इतनी मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग तो गिर जाती है ना। इसीलिए इसी को वो कहते हैं कि अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे बचपन में, जो ये विद्यार्थी जीवन में है, तुम अनुशासन में नहीं रहोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो आगे जो जीवन है तुम्हारा वो कैसे अच्छा बनेगा? कैसे तुम अनुशासन में रहोगे? है ना। जीवन को बेहतर कैसे बनाओगे? तो ये इस टाइम तुम्हारा जो बचपन का है, पढ़ाई का टाइम है, तुम्हें बहुत अनुशासित होकर अनुशासन में रह के कड़ी मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। आँखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता हुआ चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से मिलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। है ना। ये जो लाइन है ये लास्ट में है कि जब वो सबसे बेसुध होकर डंडा हाथ में लेकर उड़ती हुई लहराती हुई पतंग को लूटने के लिए भागता जा रहा है बेहताशा, उसे कुछ होश नहीं है, सारा ध्यान उसका कहाँ है? पतंग जो लहराती हुई जा रही है उस पर ध्यान है। जैसे ऐसा लग रहा है, तो ऐसा है कि जैसे वो सब कुछ पढ़ाई लिखाई सब कुछ भूलकर पतन की ओर अग्रसर हो रहा है, मतलब उसका बिल्कुल ध्यान पढ़ाई में नहीं है और वो पढ़ाई से अलग हटके और जो नहीं करना चाहिए पतन की ओर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस तरह हमारे इसके सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर आप लोग अच्छे से रिवीजन हो गई है, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका नेक्स्ट लेसन, स्पर्श का डायरी का एक पन्ना।